फ्रेंड, जब आप जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टर्नओवर की डेफिनेशन लेंगे तो क्या आपको पीपीएफ इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा भी इंक्लूड करना है? इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक केस लॉ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है और कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, उससे नीचे दी गई इनकम होती है, तो क्या उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी होगी? यानी कि उसकी रेंट रसीट है 9,84,000, बैंक से इंटरेस्ट है 3,000 रुपीज़, पीपीएफ में डिपॉजिट उसने किया है जिस पे कि उसकी इंटरेस्ट इनकम होती है 2,76,000, उसने पर्सनल लोन एडवांसी दिए हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को जिससे कि उसे इंटरेस्ट मिलता है 7,49,000। तो फ्रेंड्स, इस केस में जो टोटल अमाउंट है 20,12,000 हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर। क्या उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी होगी और जीएसटी पे करना होगा? फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन रेफ़र करनी है, जो क्या कहती है। एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, इंटरस्टेट सप्लाई of a person having same permanent account number to be computed on all India basis but excludes central tax, state tax, unitarity tax, integrated tax and cess, and also exclude the value of inward supply on which tax is payable by person on reverse charge basis। इस प्रकार फ्रेंड, जब जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आप एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे तो आपको टैक्सेबल सप्लाई भी लेनी है, एग्जम सप्लाई भी लेनी है, एक्सपोर्ट भी लेना है, इंटरस्टेट सप्लाई भी लेनी है उस व्यक्ति की जिसका कि पैन नंबर सेम है। ये आपको ऑल इंडिया लेवल बेसिस पर इंक्लूड करनी है सभी सप्लाईज। फ्रेंड्स, एग्जाम सप्लाई क्या होती है जीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया है। इसमें नील रेट ऑफ टैक्स जो होता है जिस गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे वो भी ऐड होती है। जो गुड्स या सर्विस पूरी तरह से एग्जम्प्ट है जीएसटी में वो भी ऐड होती है, और जिस सप्लाई के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है यानी कि जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो भी इंक्लूड होती है, उसे भी एग्जाम सप्लाई ही कहा जाता है। फ्रेंड्स, नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? वह सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस जिस पे कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत या आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि फ्रेंड्स, सप्लाई ऑफ अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यदि की जाती है तो जीएसटी एक्ट के अंदर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा और ये एग्जाम सप्लाई का ही पार्ट मानी जाएगी। फ्रेंड्स, यदि आप जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट देखते हैं तो वहाँ पे एंटी नंबर 27 सब क्लोज ए दिया गया है, जो क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति डिपॉजिट, लोन या फिर एडवांसी देता है और उसके बदले में इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट उसे मिलते हैं तो उस केस में इस सर्विस को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्प्ट किया गया है। ये एग्जम्प्ट सप्लाई मानी जाएगी, लेकिन ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट मानी जाएगी। फ्रेंड, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता पड़ती है यदि व्यक्ति सिर्फ सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो ये देखा जाता है कि क्या वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है। फ्रेंड्स, 31 जनवरी 2019 तक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आते थे, लेकिन 1 फरवरी 2019 से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट माना गया है। यदि व्यक्ति इन स्टेट्स में नहीं है और उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम है तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति की टर्नओवर 20 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है यानी कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में विद फैक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019 और उसकी टर्नओवर 10 लाख रुपये से कम है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और यदि 10 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सिर्फ गुड्स ही सप्लाई कर रहा है, कोई सर्विस नहीं दे रहा, तो उस केस में देखा जाता है कि क्या वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है।
तो उस केस में उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है जीएसटी एक्ट में। लेकिन यदि वो सिर्फ विद इन द स्टेट ही सप्लाई कर रहा है तो उस केस में देखा जाता है व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है। 31 मार्च 2019 तक ये 20 लाख देखी जाती थी, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से ये देखा जाता है कि क्या उसकी टर्नओवर 40 लाख से कम है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है जीएसटी एक्ट में। लेकिन यदि 40 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो विद इन द स्टेट सप्लाई करता है, तो उस केस में उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, विद इन द स्टेट के केस में भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना के केस में आपको 20 लाख रुपीज़ की ही एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट देखनी है। यदि इससे कम है तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी, यदि इससे ज़्यादा है तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी है। इस प्रकार फ्रेंड, जो हमने केस डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल जो कोई बिज़नेस भी नहीं कर रहा है लेकिन क्योंकि उसकी रेंट रसीट है, हमें मानते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी से है, क्योंकि यदि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव होता है तो वो एग्जम्प्ट होता है। यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट है तो वो टैक्सेबल है। बैंक इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। इसी प्रकार पीपीएफ से जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जम्प्ट है जीएसटी से। पर्सनल लोन एडवांस दिए गए हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी जीएसटी से एग्जम्प्ट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर व्यक्ति की 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो रही है, इसलिए व्यक्ति को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी है और जो ये रेंट रिसीव किया जा रहा है इसके ऊपर उसे जीएसटी पे करना है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है, जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है कि यदि व्यक्ति सेविंग बैंक या पीपीएफ से इंटरेस्ट लेता है तो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर का ही पार्ट माने जाएंगे और जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लिमिट देखने के लिए इन्हें इंक्लूड किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑडिट कराने के लिए भी, क्योंकि जीएसटी एक्ट में रूल 80 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑडिट कराना है चार्टर अकाउंटेंट से या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से, और रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटी पोर्टल पर फाइल करनी है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए उन्हीं टैक्स पेयर को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑडिट कराना है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि आप किसी टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, पीपीएफ से इंटरेस्ट है या कोई और इंटरेस्ट इनकम उसे हो रही है उसे भी आप इंक्लूड करेंगे और उसके बाद ही ये लिमिट डिसाइड करेंगे कि क्या व्यक्ति को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑडिट कराना है या नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्पोजिशन स्कीम लेता है तो उस केस में वो कितनी सर्विसेज दे सकता है, इसके बारे में सेकंड प्रोविजन में बताया गया है कि व्यक्ति की जो टर्नओवर है उसके 10% से ज़्यादा वह सर्विस नहीं दे सकता है या फिर 5 लाख रुपया, इन दोनों में से जो भी हाई हो। क्या इस केस में भी फ्रेंड्स जो सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है या पीपीएफ से इंटरेस्ट है या कोई और इंटरेस्ट इनकम है उसे इंक्लूड किया जाएगा ये लिमिट देखने के लिए। इसके बारे में सीबीआईसी ने ऑर्डर जारी किया था। इसके अलावा ये भी बताया था कि कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर नॉर्मली कॉम्पोजिशन स्कीम को तभी ले सकता है यदि उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है। तो क्या इस केस में कॉम्पोजिशन स्कीम के टर्नओवर लिमिट देखने के लिए जो सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, पीपीएफ से इंटरेस्ट इनकम है या कोई और इंटरेस्ट इनकम है उसे इंक्लूड किया जाएगा। फ्रेंड्स, सीबीआईसी ने ऑर्डर जारी किया था 1/2019 सेंट्रल टैक्स, जिससे कि रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर कहा जाता है, ऑन 1 फरवरी 2019, जिसमें कि बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में जब एलिजिबिलिटी के लिए टर्नओवर लिमिट देखी जाएगी 1.5 करोड़ रुपीज़ की, तो उस केस में व्यक्ति ने जो डिपॉजिट, लोन, एडवांसी दिए हैं और उस पर उसे इंटरेस्ट मिल रहा है वो एग्जाम सप्लाई है, लेकिन उसे उसकी टर्नओवर लिमिट को देखने के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 10 के अंतर्गत जो सेकंड प्रोविज़न दी गई है उसके लिए भी से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी कि इस केस में जो 10% तक की सर्विसेज कॉम्पोजिशन डीलर दे सकता है उसके लिए भी जो उसे लोन, डिपॉजिट और एडवांसेस पर इंटरेस्ट मिला है उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा।
यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।